चंपई रंग, कमल की पंखुड़ियों जैसे होंठ, बड़ी बड़ी झील सी गहरी नीली आंखें, काले केस, मिस भांसड़ी। नीलांजना को जो देखता देखता ही रह जाता। पर नीलांजना की आंखों में स्थायी नीरवता के कारण अधिकांश लोग उसके निकट जाने का सौभाग्य न पा सके थे। नीलांजना के इंटर कॉलेज में प्राइमरी विभाग में पढ़ाती थी। कॉलेज के प्रिंसिपल उसके पिता के मित्र थे, इसलिए भी कोई अधिक उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करता था। वह नर्सरी क्लास की क्लास टीचर थी। अपने क्लास के अलावा शायद ही कभी किसी ने उसे बोलते देखा हो। काम के अलावा वह स्टाफ के लोगों से दूर ही रहती थी। नीलांजना हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से 10 साल पहले उसके जीवन में जो घटा, उससे उसका समाज के हर व्यक्ति के ऊपर से उसका विश्वास हट गया था और उसने अपने चारों ओर मौन की एक ऐसी अभेद दीवार बना ली थी जिसे कोई भी बिना उसकी इच्छा के तोड़ नहीं सकता था। आईएएस ठाकुर अरिदमन सिंह की बेटी थी नीलांजना। उसकी नीली आंखों के कारण ही उसे उसकी दादी ने नाम दिया था नीलांजना। घर में वह सबकी बहुत लाडली थी। प्यार से सब उसे नील कहते थे। 5 साल छोटा उसका भाई प्रभास सदैव उसकी तुलना में उपेक्षित ही रहा। दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर जब से नीलांजना 12वीं कक्षा में आई थी, उसके स्कूल का समय बदल गया था। अब नीलांजना प्रभास से पहले जाती थी और आती उसके बाद थी। शाम को 7 बजे आईआईटी की कोचिंग के लिए जाती थी। इंजीनियर बनना उसका सपना था, पर सपना पूरा होना उसके भाग्य में नहीं था। उसके पापा के मित्र थे आईपीएस प्रद्युमन शर्मा। उन्हीं के बेटे के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी में उसे मिला था अविनाश। बसंती अनारकली सूट में 17 वर्षीय नीलांजना के रूप सौंदर्य का दीवाना हो उठा वो। उससे लगभग 10 साल बड़ा था। इंजीनियर था, पर जॉब नहीं करता था। पापा मंत्री थे, तो उसे भी फाइनली उसकी विरासत संभालनी थी, इसलिए उसने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इस समय सत्ताधारी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष था। नीलांजना के सौंदर्य से आकर्षित होकर जान पहचान बढ़ाने के लिए वह उसके पापा से बात करने लगा। फिर नीलांजना और प्रभास से उसकी पढ़ाई के विषय में पूछने लगा। उस दिन के बाद अविनाश अक्सर किसी न किसी बहाने से घर आने लगा। मीठी मीठी बातें करके अपनी पहुंच के आधार पर पापा के गांव की ज़मीन के कई काम कराकर उसने पापा मम्मी के दिल में जगह बना ली थी। पापा उस पर अगाध विश्वास करने लगे थे और इसी विश्वास का फ़ायदा उठाकर उसने नीलांजना पर डोरे डालने शुरू कर दिए। अंततः वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो गया और किशोरी नीलांजना का मन उसकी ओर आकर्षित ही नहीं हो गया, सना सना हृदय अविनाश के प्रेम के रंग में सराबोर भी हो गया। अब उसकी सुबह और शाम अविनाश की आवाज़ सुनकर ही शुरू होती थी। अल्हड़ नीलांजना उसके प्रेम में इतनी डूब चुकी थी कि अक्सर कोचिंग के बहाने उसके साथ टाइम बिताने लगी। एक दिन अरिदमन सिंह के किसी परिचित ने इन दोनों को किसी रेस्टोरेंट में देखा और ये लोग जब उन्हें अनदेखा करके चुपचाप वहाँ से निकल गए तो उन्हें शक हो गया और उन्होंने नीलांजना के पापा को बता दिया। घर में नीलांजना की मम्मी ने पूछा तो उसने बहाना बना दिया। उस दिन से अरिदमन सिंह ने पत्नी सुवर्णा को सचेत रहने को कहा। अब बिना कुछ कहे नीलांजना की आज़ादी पर पहरा लग गया। हर जगह उसकी मम्मी सुवर्णा उसके साथ जाती थी। नीलांजना अविनाश से मिलना पाने के कारण बहुत दुखी रहती थी। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थीं। जिस दिन आखिरी पेपर था, उसने अपनी सहेली के फ़ोन करके अविनाश को दुर्गा मंदिर में बुलाया और माँ को फ़ोन करके कहा आज वह अपनी सहेलियों के साथ 3 से 6 का शो देखने जाएगी। आज के बाद सब अलग हो जाएंगे। इस तरह से बार बार कहकर उसने माँ को मना लिया। नीलांजना की मम्मी सुवर्णा 5:30 बजे उसे लेने पिक्चर हॉल पहुँच गईं। शो छूट गया, दूसरा शो भी शुरू हो गया, पर नीलांजना का कहीं पता नहीं था। जब उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा तो उन्होंने उसकी कई सहेलियों को फ़ोन किया, पर किसी को कुछ पता नहीं था। वे सब अपने घर में थीं, कोई मूवी देखने गया ही नहीं था। सुवर्णा ने अपने पति अरिदमन सिंह को फ़ोन किया, पर वे ज़रूरी मीटिंग में थे, इसलिए फ़ोन नहीं उठा सके। वह गाड़ी लेकर घर पहुंची ही थीं कि उनके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज और अविनाश और नीलांजना की शादी की फ़ोटो आई थी। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी।
पिछले महीने तो नील ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। वह बालिग थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। नीलांजना की खिलखिलाहट से गूंजने वाले घर में छा गया था अंतहीन सन्नाटा। ठाकुर अर्दमन सिंह ने अपने को काम में व्यस्त कर लिया था। घर के लोगों का सामाजिक सरोकार कम हो गया था। जिस दिन IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, सुवर्णा नीलांजना का एडमिट कार्ड हाथ में लिए रो रही थी। उस दिन अर्दमन सिंह ने एडमिट कार्ड सुवर्णा से लेकर जला दिया और नीलांजना के रूम को लॉक कर दिया। सबको घर में नीलांजना का नाम लेने की सख्त मनाही थी। कुछ मित्रों की उपस्थिति में मंदिर में विवाह करने के बाद अविनाश ने अपने पिता से फ़ोन पर बात की। फिर नीलांजना को लेकर कार से नोएडा के लिए निकल पड़ा। नोएडा के सेक्टर 20 में उसका एक फ्लैट था। नीलांजना और अविनाश रात के 12 बजे नोएडा पहुँचे। अविनाश ने रास्ते में खाना पैक करा लिया था। दोनों ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन से नीलांजना के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। अविनाश के प्रेम में डूबी नीलांजना का तन मन बसंती हो उठा था। नोएडा में रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। फ्लैट सारी सुविधाओं से पूर्ण था। देख रेख के लिए 2 नौकर थे। अविनाश कभी कभी काम से बाहर जाता तो नीलांजना को अकेले रहना पड़ता था। मई के अंतिम सप्ताह में नीलांजना का रिजल्ट आया। वह प्रथम श्रेणी में पास हुई थी। अब तक प्रेम का खुमार भी कुछ कुछ उतरने लगा था। अतः बुद्धि काम करने लगी थी और वह भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। उसने अविनाश से नोएडा के किसी कॉलेज से एडमिशन फार्म लाने के लिए कहा तो वह पहले तो उसे टालता रहा, फिर उसने मना कर दिया। नीलांजना बचपन से हठी थी, जो चाह लेती थी, करती अवश्य थी। वह अकेले जाकर फार्म ले आई। एक दिन अविनाश को पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने एडमिशन फार्म फाड़कर फेंक दिया और नीलांजना के 2 थप्पड़ लगाए। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पापा की तरह तुम्हें आवारा घूमने की इजाज़त नहीं दूंगा। नीलांजना बहुत रोई, पर अविनाश ने उसकी एक न सुनी। अल्हड़ नादान किशोरी नीलांजना कहाँ समझती थी इन राजनेताओं के राजपुत्रों की फितरत। बहुत बड़ा दांव खेला जा चुका था उसके साथ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऋतु बदल चुकी थी। नीलांजना के जीवन में छाया बसंत अपनी सारी साज सज्जा समेटकर लोप हो चुका था और अब वहाँ चल रहे थे अनवरत लू के थपेड़े, जिससे उसका सर्वांग व्यथित था। उसके सारे सपने अविनाश के व्यवहार ने चूर चूर कर दिए। उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाली चिड़िया के पंख कतर दिए थे। अब वह सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया थी जो चहकना भूल गई थी। विवाह के 6 महीने बीत चुके थे, पर अविनाश कभी उसे अपने घर नहीं ले गया था। वह उसके माँ बाप से मिली ही नहीं थी। अब अविनाश ने नोएडा में रहना कम कर दिया था। वह भी उससे कभी कुछ पूछती नहीं थी। इधर कई दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, चक्कर आ रहे थे, तो वह नौकर के साथ डॉक्टर के यहाँ चली गई थी। वह डॉक्टर थी तो अविनाश की परिचित, पर शायद नीलांजना की उम्र देखकर उसे उस पर दया आ गई। उसी ने बताया था कि पहले भी अविनाश कई लड़कियों के जीवन से खेल चुका है। वह तो भंवरा है, जिस लड़की पर भी दिल आ जाता है वह किसी भी तरह अपने जाल में फंसाता है, और जब मन भर जाता है तो वह अपने जीवन से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। मंत्री जी के कई अनैतिक कार्यों का संचालन यही करता है। यहाँ सब जानते हैं, पर कोई विरोध नहीं करता। सबको अपने मान सम्मान और जीवन की चिंता है। नीलांजना तो जैसे आसमान से गिरी। अब उसको समझ में आया कि अविनाश ने उसके अकेले बाहर जाने पर रोक क्यों लगा रखी है। उसके दुख का ठिकाना ना रहा। अविनाश के प्रेम ने उसे कहीं का न रखा। उसका जीवन, उसके सपने, उसके सुखद भविष्य की आशाएं सब पर ग्रहण लग चुका था। डॉक्टर के यहाँ से आकर वह अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी कि अचानक अविनाश आ गया। उसे उसके जासूसों ने बता दिया था कि नीलांजना डॉक्टर के यहाँ गई थी। आते ही क्रोधित होने लगा और आज हाथ से नहीं बेल्ट से पिटाई की थी। पिटते पिटते जब नीलांजना अर्धबेहोशी की हालत में थी, उसने अपने कुछ लोगों को फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने नीलांजना को कार में डाला और चढ़ पड़े। सुबह के 5 बजे लखनऊ बॉर्डर पर चलती गाड़ी से उसे फेंककर और कार वापस नोएडा चली गई। अविनाश ने मंत्री जी की सलाह के अनुसार
उस दिन नोएडा के पुलिस स्टेशन में नीलांजना के रात में घर से बहुमूल्य सामान लेकर गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। आखिर मंत्री जी ने दुनिया देखी थी। साम दाम दंड भेद राजनीति की हर विधा में पारंगत थे। बेटे को अपने दम पर इंजीनियरिंग कराई थी, अब राजनीति के दांव पे सिखा रहे थे। और चरित्र के मामले में तो वह बिल्कुल अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा था। सुबह खेत जाने वाले ग्रामीणों ने नीलांजना को देखा तो उसकी सांस चल रही थी। कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जीवन में घटित होने वाले हर अच्छे बुरे घटना चक्र में विधाता की इच्छा शामिल होती है। अभी नीलांजना के जीवन में भी कुछ और घटित होना था, इसलिए उसकी सांसें चल रही थीं। ग्रामीणों ने पास के पुलिस थाने को फ़ोन किया, किंतु पुलिस के आने से पहले ही उधर से गुजर रहे कैप्टन अवनीश सिंह ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने जब कैप्टन अवनीश को साथ देखा तो बिना अधिक पूछे इलाज आरंभ कर दिया। डॉक्टरों के अथक प्रयास से नीलांजना का जीवन बच गया, किंतु उसकी कोख में पल रही उसकी अजन्मी संतान ने संसार में आने से पहले ही उसे अलविदा कह दिया। संभवतः उसे अपनी माँ के भविष्य की राह की कठिन चुनौतियों का अंदाजा हो गया था। कैप्टन अवनीश की उपस्थिति में पुलिस की टीम ने नीलांजना का बयान लिया और उसी के आधार पर उसके पति अविनाश पर हत्या का केस दर्ज हुआ। लखनऊ पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि वहाँ पहले से ही नीलांजना पर चोरी का केस दर्ज है। अविनाश सत्तारूढ़ दल के एक मंत्री का बेटा है। पुलिस हाथ डालने से पहले अपना पक्ष मजबूत करना चाहती थी। हालांकि नीलांजना की स्थिति देखकर साफ पता चल रहा था कि अविनाश ने अपने बचाव के लिए यह केस दर्ज कराया है। हाई प्रोफाइल केस मीडिया के कारण अधिक चर्चा में था। नीलांजना के जाने के बाद से ही उसकी मां सुवर्णा देवी बीमार रहने लगी थी। अरिदमन सिंह इस समय आगरा में पोस्टेड थे। नीलांजना के जाने के बाद से उनके घर में टीवी चलना बंद हो गया था। घर में बिना मतलब कोई भी बात नहीं होती थी। सोशल मीडिया में खबरें प्रसारित होने पर उनके ही किसी रिश्तेदार ने सुवर्णा देवी को नीलांजना पर हुए प्राणघातक हमले के बारे में बताया था। तब से उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। नीलांजना से फ़ोन नंबर लेकर पुलिस ने जब उनके पिता को संपर्क किया तो पहले उन्होंने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि अब उनका उससे कोई संबंध नहीं। पर जब पुलिस ने दोबारा फ़ोन करके उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया तो उनका कलेजा दहल गया। नीलांजना की मां की स्थिति तो पहले ही खराब थी। वे तुरंत नीलांजना को लेने के लिए चल पड़े। आखिर माँ बाप थे, अपने बच्चे के जीवन पर संकट कैसे सह सकते थे। अस्पताल में एक सप्ताह से कैप्टन अवनीश ने नीलांजना का पूरा ख्याल रख रहे थे। नीलांजना के माता पिता ने उनको जब इसके लिए धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आप अपना कर्तव्य निभाएं। नीलांजना ने जो गलती की उसकी बहुत बड़ी सज़ा उसे ईश्वर की ओर मिली है, पर इस कठिन समय में आप उसका साथ ना छोड़ें और उसके हुए अन्याय के लिए लड़ने में उसके सहयोगी बने। अपराधी को यदि सज़ा ना मिली तो न जाने कितनी नीलांजनाओं का जीवन बर्बाद होगा। कैप्टन अवनीश की बात सुनकर नीलांजना के माता पिता ने उसे हृदय से लगा लिया। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनकी परिभाषा अलग अलग थी। किसी आंखों में आंसू थे ममता और दुख के, तो किसी की आंखों में पश्चाताप के। कैप्टन अवनीश और अरिदमन सिंह ने पुलिस स्टेशन जाकर केस की पूरी जानकारी ली तो पता चला कि मंत्री जी ने अपने लंबे हाथों का प्रयोग करके अविनाश की अग्रिम जमानत करवा ली है और केस नोएडा का है तो वहीं चलेगा। अविनाश ने जो चोरी का केस नीलांजना के ऊपर दर्ज कराया है उसमें भी उन्हें नीलांजना की जमानत करानी पड़ेगी। दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो साथ साथ चलेंगे। पुलिस से पूरी जानकारी लेकर अरिदमन सिंह ने नीलांजना की जमानत की व्यवस्था की और उसे अपने साथ लेकर आगरा चले गए। नीलांजना के पिता अरिदमन सिंह ने नीलांजना के भागकर विवाह कर लेने के बाद समाज की आलोचना से बचने के लिए कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र राजस्थान के जोधपुर शहर में करा लिया था। उन्हें अक्सर नीलांजना और सुवर्णा को लेकर केस के सिलसिले में नोएडा जाना पड़ता था।
नीलांजना अपने पापा से तो अब कभी नज़र मिलाकर बात नहीं करती थी। वह स्वयं को उनकी अपराधिनी मानती थी। नीलांजना सोचती रहती थी कि अविनाश को तो कभी न कभी अपने अपराध की सज़ा मिल ही जाएगी, पर उसके अपराध का क्या? शायद ही कभी इस अपराध बोझ से मुक्त हो पाए। नए सत्र में उसने माँ बाप की इच्छा अनुसार जोधपुर के एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जीवन की गति मंथर हो चली थी। बीच बीच में उसे व उसके परिवार को परेशान करने के लिए मंत्री जी नए नए हथकंडे अपनाते रहते थे। कितनी बार पापा की बढ़ती मुसीबतों को देखकर उसके मन में अपना जीवन समाप्त करने का विचार आया। नीलांजना स्वयं भी हिम्मत करती और साथ में कहीं न कहीं कैप्टन अवनीश द्वारा कही गई बातें उसे रोक लेती थीं और वह फिर अविनाश को सज़ा दिलवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती थी। उसकी परिस्थितियों को देखते हुए 2 साल बाद उसे अविनाश से तलाक मिल गया, पर शारीरिक और मानसिक शोषण और हत्या का केस अभी भी चल रहा था। 5 साल केस चलने के बाद जिस दिन अविनाश झूठे सबूतों और गवाहों के बल पर हाई कोर्ट से बरी हुआ, वह फूट फूट कर रोई थी नीलांजना। माँ सुवर्णा और पिता हरिदमन सिंह ने हार नहीं मानी और उन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। मंत्री जी भी अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाकर लगे तारीख पर तारीख लगवाने। धीरे धीरे 10 वर्ष बीतने वाले थे। न्याय व्यवस्था मंत्री जी की कृतदासी बनी हुई थी। नीलांजना हताशा से घिरती जा रही थी। उसी समय देश में चुनाव हुए थे और सत्तारूढ़ दल की बुरी तरह हार हुई थी। कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समान। तो देश में सरकार बदलने के साथ अविनाश का समय भी बदल चुका था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके पिताजी, जो अब मंत्री से पूर्व मंत्री बन चुके थे, अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। तारीख पर तारीख बढ़वाए जा रहे थे। अंततः देश के महिला संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और त्वरित प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना पड़ा। पूरे 10 वर्ष 6 महीने बाद नीलांजना को न्याय मिला। अविनाश को नीलांजना के शारीरिक मानसिक शोषण, हत्या के प्रयास और उसकी अजन्मी संतान की गैर इरादतन हत्या के प्रयास के अपराध में 10 साल का सश्रम कारावास और 20 लाख जुर्माने का दंड दिया गया। अविनाश के साथ साथ मंत्री जी को भी अपने बेटे के अनैतिक कार्य में सहयोग करने एवं पुलिस को गुमराह करने के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने का दंड मिला। पूरे देश में आज इसी की चर्चा थी। बरसों बाद नीलांजना को न्याय मिला और उसका परिवार चैन की नींद सोया था। इन 10 वर्षों में नीलांजना के मन का संसार उत्सव विहीन था। कितनी ऋतुएं आईं और चली गईं, उसका मन उनके प्रभाव से अछूता ही रहा। केस चलते चलते उसने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करके केके इंटर कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। आज वह अपनी जीत की खुशी में स्कूल मिठाई लेकर गई थी। इतने वर्षों में पहली बार सबने उसका प्रफुल्लित चेहरा देखा था। कारण सब जानते थे, पर स्टाफ में कोई भी उससे पूछकर मन के घाव को कुरेदना नहीं चाहता था। सबको मिठाई खिलाकर नीलांजना जब क्लास में गई तो बच्चों ने न्यू एडमिशन लड़की नव्या के बारे में बताया, जो कुछ उदास थी। नीलांजना ने उससे प्यार से बात की तो ऐसे खुश हो गई मानो मुरझाए हुए पौधों को मेघों ने अपनी फुहारों से सींच दिया हो। छुट्टी में जब क्लास छोड़ने नीलांजना गेट तक गई तो कैप्टन अवनीश को देखा। उन्होंने नीलांजना को केस जीतने की बधाई दी और नव्या को लेकर चले गए। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची तो देखा कि कैप्टन अवनीश सपरिवार बैठे हुए थे। वे नीलांजना के माता पिता को केस जीतने की बधाई देने आए थे। बरसों से बंद पड़ा पड़ोस वाला बंगला उन्होंने अभी हाल में ही खरीदा था और 1 हफ्ता पहले शिफ्ट हुए थे। बातों बातों में पता चला कि नव्या मातृहीना है। उसके जन्म के कुछ क्षण उपरांत ही उसकी मां निकिता की मृत्यु हो गई थी। जब से नव्या की मम्मी की मृत्यु हुई थी, तब से कैप्टन अवनीश के माता पिता ही उसका पालन पोषण कर रहे थे। उनके अथक प्रयास करने पर भी कैप्टन अवनीश ने दूसरा विवाह नहीं किया था। सुवर्णा देवी हार्ट पेशेंट थीं। डॉक्टर के निर्देशानुसार नीलांजना रोज़ सुबह उन्हें भ्रमण के लिए लेकर जाती थी। विगत 10 वर्षों में जितना दुख उसके कारण उसके माता पिता को भोगना पड़ा, वह उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकती थी, पर सदा ये प्रयास करती रहती थी
कि अब वह किसी भी प्रकार उनके दुख का कारण न बने। नीलांजना के भाई प्रभास का IIT कानपुर में अंतिम सेमेस्टर चल रहा था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट भी हो चुका था। अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे, पर उसने अपने माता पिता से कह रखा था कि जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती वह शादी नहीं करेगा। वास्तव में हरदमन सिंह भी यही चाहते थे, पर अब वे कुछ भी नीलांजना की इच्छा के विरुद्ध नहीं करना चाहते थे। अतः सुवर्णा देवी को उसका मन जानने के लिए कहा। एक दिन सुबह भ्रमण के समय जब सुवर्णा देवी ने नीलांजना से बात की तो उसने मौन स्वीकृति दे दी। उसके बाद हरदमन सिंह ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत चुका था, पर कहीं बात नहीं बनी। हर जगह नीलांजना के अतीत की काली परछाई आड़े आ जाती थी। अपने रिटायरमेंट से पहले वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे, पर क्या कर सकते थे। ऊपर वाले की इच्छा के बिना तो संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कैप्टन अवनीश के परिवार में और नीलांजना के माता पिता में काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। दोनों एक दूसरे से यदा कदा अपने सुख दुख बांट लेते थे। वे दोनों अपनी 5 वर्षीय पौत्री नव्या के साथ अकेले रहते थे। अवनीश की पोस्टिंग आजकल बॉर्डर पर थी। वे भी अवनीश का दूसरा विवाह करना चाहते थे, पर अवनीश इसके पक्ष में ही नहीं था। वह नहीं चाहता था कि नव्या के जीवन पर सौतेली माँ का साया पड़े। कुछ दिनों से नव्या नीलांजना के साथ ही स्कूल आती जाती थी, क्योंकि उसके दादाजी अस्वस्थ थे। बिल्कुल शांत रहने वाली नव्या आजकल खूब बातें करने लगी थी। अक्सर वह दादी से अपनी नीलांजना मैम की ही बातें करती थी। प्रायः शाम को वह नीलांजना के घर आ जाती थी। कभी कभी उसके साथ लॉन में खेलने की जिद करती थी। नीलांजना का भी उसके साथ खूब मन लगता था। कुछ देर को उसका मन दुखी कार से बाहर निकल आता था। उसके साथ खेलती हुई नीलांजना भी बिल्कुल बच्ची बन जाती थी। माँ सुवर्णा देख रही थी कि नव्या के कारण धीरे धीरे उसकी बेटी की खोई हुई हंसी वापस लौटने लगी थी। एक दिन देर तक जब नव्या अपने घर नहीं आई तो उसकी दादी देविका जी बुलाने आईं। तब वह जिद करके नीलांजना को अपने घर ले गई और बड़ी मुश्किल से वापस आने दिया। देविका जी नव्या का नीलांजना के प्रति बढ़ते हुए असीमित प्रेम को देखकर मन में विचार करने लगी कि कहीं ये ईश्वर की ओर से कोई संकेत तो नहीं है जिसका वे सब अनदेखी कर रहे हैं। नव्या का लगाव जिस तरह नीलांजना के प्रति है, वह अवश्य ही उसमें माँ की ममता को खोजती है। ये विचार मन में आते उनके अंतर में अचानक प्रसन्नता के दीप जल उठे। उन्होंने अवनीश के पिता से इस विषय में विचार विमर्श किया और उनकी सहमति मिल गई। उनकी सहमति पाकर उन्होंने अगले दिन शाम को टहलते समय सुवर्णा देवी से पूछा कि क्या वे उनके बेटे और अपनी बेटी को जीवन साथी के रूप में देखना चाहती हैं। सहमति में सुवर्णा देवी के नैन भर आए। सुवर्णा देवी ने अपने पति और नीलांजना के पापा से विचार विमर्श करके अगले दिन देविका जी की इच्छा पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। सुवर्णा देवी और नव्या की दादी देविका जी के साथ ही शाम को टहलने जाती, क्योंकि नीलांजना को नव्या अपने साथ खेलने का हट करके रोक लेती है और वे लोग भी जानबूझकर नीलांजना और नव्या को एक साथ समय बिताने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी देना चाहते हैं। सुवर्णा देवी को पता था कि नीलांजना कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी, परंतु बिना अवनीश की इच्छा जाने वे उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी। बहुत दुख झेले थे उनकी बेटी ने, अतः वे किसी भी स्थिति में अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। प्रतीक्षा थी अवनीश की छुट्टी पर आने की। ऐसे ही एक रविवार को नव्या की दादी देविका ने सुवर्णा देवी को बताया कि अवनीश अगले सप्ताह आने वाला है। सुवर्णा देवी और देविका जी के लिए प्रतीक्षा के दिन काफ़ी लंबे प्रतीत हो रहे थे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब अवनीश आ गया। रात में कोई बात नहीं हुई। सुवर्णा जी से तय प्रोग्राम के अनुसार शाम को देविका जी सपरिवार नीलांजना के घर आईं। चाय नाश्ते के बाद नीलांजना के विवाह की बात चली तो नीलांजना के पापा ने बताया कि अतीत की कुछ बातों के कारण अभी बात नहीं बनी। विवाह की बात चलते ही नीलांजना उठकर अपने रूम में चली गई। अवनीश ने उसकी व्यथा को महसूस करके कहा कि कितनी संकीर्ण विचारधारा वाले हृदयहीन लोग हैं। वे ये क्यों नहीं समझ पाते कि गलती तो इंसान से ही होती है।
यदि नीलांजना से किशोरावस्था में भावनाओं में बहकर उसने कुछ गलत निर्णय ले लिए और उसके कारण उसके जीवन में जो कुछ घटित हुआ, क्या उसका दंश उसे आजीवन झेलना पड़ेगा? क्या उसे अपने जीवन में खुशियाँ पाने का अधिकार नहीं? अवनीश की बात सुनकर उनकी माँ देविका जी ने कहा कि बेटा, तुम चाहो तो नीलांजना के जीवन में पुनः खुशियाँ वापस आ सकती हैं। कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ माँ? अवनीश ने कहा। देविका जी ने कहा, बेटा, नीलांजना से विवाह करके तुम उसके मुरझाए जीवन उपवन में पुनः बसंत ला सकते हो। अवनीश ने कुछ सोचा, फिर कहा, यदि नीलांजना को यह संबंध स्वीकार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अवनीश का उत्तर सुनकर सबके मुख पर प्रसन्नता खेलने लगी। तुरंत नीलांजना को बुलाया गया और उसकी इच्छा पूछी गई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उत्तर में नव्या को हृदय से लगा लिया। प्रकृति को भी शायद इसी समय की प्रतीक्षा थी, अतः अकस्मात शीतल पवन बहने लगी। आकाश में काले बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में फुहारें पड़ने लगीं। प्रकृति पूरे मन से इस रिश्ते को अपने आशीषों की वर्षा से नहला रही थी। अक्षरशः सत्य है, ईश्वर सब द्वार बंद नहीं करता, एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। उसके द्वारा इस संसार के रंगमंच पर खेला गया हर खेल निराला होता है, परिणाम छिपा होता है कहीं अज्ञात भविष्य में। नीलांजना, अवनीश, नव्या तीनों ने कुछ न कुछ खोया था। ईश्वर ने उन तीनों को एक दूसरे का पूरक बनाकर उनके जीवन में खुशियों का प्रवेश द्वार खोल दिया। अपरंपार है उसकी महिमा।